अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल रियल उर्दू। आई होप कि आप खुश होंगे। लिसनर्स, आज मैं आपको इंस्पेक्टर महबूब आलम की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी जिसका उन्वान है इश्क एक चुड़ैल का सुना रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। ये वाक़या पाकिस्तान बनने से कुछ साल पहले का है और वारदात का इलाका एक पाकिस्तानी सूबे का है। इस वजह से मैं किसी जगह का और किसी फ़र्द का सही नाम नहीं लिखूंगा। वो देहाती इलाके का थाना था। थाना खासा बड़े गांव में था। अब तो ये बड़ा कस्बा बन गया है। ये उस ज़माने में शहर के बराबर होता था। मुझको इसी थाने में तैनात किया गया। वहाँ एक पठान सब इंस्पेक्टर था जिससे मैंने चार्ज लेना था। मुझको बताया गया था कि इस पठान सब इंस्पेक्टर सरगुल खान का बच्चा, जिसकी उम्र 10-11 साल थी, अगवा हो गया है और वो अभी इसी थाने में रहेगा। मुझको ये पता नहीं था कि उसका बच्चा किस तरह अगवा हुआ है। मैं समझा कि पठानों की आपस में ख़ानदानी अदावत होती है। जरगुल का कोई दुश्मन आया और उसके बच्चे को अगवा करके इलाका गैर में ले गया होगा। दूसरी वजह मेरे दिमाग में ये आई कि उसने किसी पेशावर डाकू को पकड़ा होगा और उस डाकू के आदमियों ने इंतकाम लेने के वास्ते जरगुल का बच्चा अगवा कर लिया होगा। उस ज़माने में खरकार कैंप नहीं होते थे और बच्चों को अपाहिज करके उनको गदागर बनाने का जुल्म भी नहीं था। मैं इस थाने में चार्ज लेने गया तो जरगुल को बहुत बुरी जहनी हालत में देखा। मैंने सबसे पहले उसके बच्चे के अगवा की बाबत पूछा। सब कहते हैं कि बच्चे को चुड़ैलें उठाकर ले गई हैं। जरगुल ने कहा, मैं नहीं मानता। मेरी इतनी उम्र हो गई है, मैं जंगलों में और वीरान इलाकों में रातों को जाता रहा हूँ। मुझको तो कोई चुड़ैल नजर नहीं आई। उसकी किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं थी। मैं उसकी इस बात पर बहुत हैरान हुआ कि बच्चे को चुड़ैल उठा कर ले गई है। उसने अपने बच्चे की तलाश के वास्ते ये इंतज़ाम किया था कि मुझको चार्ज देकर उसने 1 महीना यहीं रहना था। उसने 1 महीने की छुट्टी मंजूर करा ली थी। इसका मतलब ये था कि उसके बच्चे की गुमशुदगी की तफ्तीश और सुराग रसानी मैंने करनी थी और उसने मेरे साथ रहना था। मैंने चार्ज लेना शुरू कर दिया। इस चार्ज में मुख्तलिफ वारदातों की तफ्तीश भी शामिल थी। उनमें एक वारदात बहुत ही खौफनाक और पुरअसरार थी। मैं आपको यही वारदात सुनाऊंगा। कुछ दिन पहले सरकुल अपने थाने में बैठा हुआ था। अभी उसका बच्चा अगवा नहीं हुआ था। उसको तबादले का ऑर्डर मिल चुका था जिसमें लिखा था कि इंस्पेक्टर महबूब आलम थाने का इंचार्ज लेने के वास्ते आ रहा है। थाने का एक कांस्टेबल किसी गांव में समन की तामील के वास्ते गया हुआ था। वो वापस आया तो इतना खौफजदा था कि उसके मुंह से बात भी नहीं निकलती थी। वो मुसलमान था। बात करते करते कलमा शरीफ पढ़ने लगता था। उसके हाथ कांप रहे थे। जरगुल ने उसको गाली दी और बुजदिली का ताना भी दिया और कहा कि वो जवान मर्दों की तरह हौसला करके बात सुनाए। कांस्टेबल ने एक गांव का नाम लिया और उसने सुनाया कि वो वापसी पर इस गांव के करीब से गुजरा तो उसे औरतों के रोने की आवाज़ें सुनाई दी। वो गांव में ये देखने के वास्ते चला गया कि कौन फौत हो गया है। नंबरदार ने उसको देखा तो उसके पास आ गया। कांस्टेबल ने नंबरदार से पूछा कि कौन फौत हो गया है। नंबरदार ने उसको एक आदमी का नाम लेकर बताया कि वो मर गया है। उस शख्स का नाम मंजूर समझ लें। अगर तुम्हारा दिल मजबूत है तो उसको देख लो जाके। नंबरदार ने कांस्टेबल को कहा, मेरे साथ आओ और मैं तुम्हें उसकी लाश दिखाता हूँ। कांस्टेबल उसके साथ चला गया। नंबरदार उसको मातम वाले घर ले गया। उसको गुस्ल देकर कफनाया जा चुका था। नंबरदार ने कांस्टेबल को करीब ले जाकर उसका मुंह दिखाया। खान साहब, कांस्टेबल ने हकलाते हुए सब इंस्पेक्टर सरगुल को बताया, अगर मैं अकेला होता तो बेहोश होकर गिर पड़ता। मैयत का कलेजा उसके मुंह से बाहर आया हुआ था। उसको इसी हालत में गुस्ल दिया गया था। मैं फौरन बाहर निकल आया और नंबरदार मेरे पीछे पीछे आ गया। उसने मुझे बताया कि मंसूर रात को बाहर खलियान की रखवाली के वास्ते खलियान ही में सोया हुआ था। वो 3-4 रातों से वहीं सोता था। आज सुबह लोगों ने जाकर देखा तो वो पीठ के बल चरपाई पर पड़ा हुआ था और उसका कलेजा मुंह से बाहर आया हुआ था। सब कहते हैं कि इसको चुड़ैल मार गई है। नंबरदार ने कांस्टेबल को बताया कि गांव के तमाम लोग वहां जमा हो गए। सब यही कहते थे कि किसी चुड़ैल ने उसका कलेजा मुंह के रास्ते बाहर निकालकर मार दिया है। एक चाची को बुलाया गया। उसने लाश को देखकर फौरन कहा कि ये उसी पागल चुड़ैल का काम है जो कभी कभी औरत के रूप में आ जाती है और किसी खूबसूरत जवान को देखती है तो उसको तंग करती है। जरकुल ने इस कांस्टेबल की बात न सुनी, सिर्फ ये पूछा कि मैयत का जनाजा निकलने में कितना देर थी। कांस्टेबल ने उसको बताया कि उसने ये बात तो किसी से नहीं पूछी।
ऐसा पता लगता था कि जनाजा जल्दी कर देंगे। मैयत को गुस्ल देकर कफना दिया गया था। ज़रगुल फौरन उठा और उसने कहा कि मेरी घोड़ी फौरन ले आओ। ज़रा सी दिक्कत में उसकी घोड़ी आ गई। उसने एक हेड कांस्टेबल को कहा कि वो साइकिलों पर 2 कांस्टेबल लेकर मेरे पीछे आए। ज़रगुल घोड़ी दौड़ाता हुआ माता वाले गांव में जा पहुंचा। वो गांव कम से कम 2.5 मील दूर था। उसने दूर ही से कब्रिस्तान में लोगों को देख लिया था। वो कब्रिस्तान में क्या, लोग जनाजा पढ़ चुके थे और मैयत को कब्र के करीब ले गए थे और उसको कब्र में उतारने लगे थे। तो ज़रगुल कब्र के ऊपर जा पहुंचा और कहने लगा, ठहर जाओ। वो घोड़ी से उतरकर मैयत के पास जा खड़ा हुआ। मुंह नंगा करो, ज़रगुल ने कहा। लाश का मुंह नंगा किया गया। उसने देखा कि मैयत के मुंह से जिगर का कम से कम 4-5 लंबा टुकड़ा बाहर आया हुआ है। ये एक पागल चुड़ैल का काम है जनाब, ज़रगुल को किसी की आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा ये वही शाहजी था जिसने खलियान में लाश को देखकर यही बात कही थी। 16 आने सच है शाहजी, नंबरदार ने कहा। कोई इंसान किसी इंसान का कलेजा इस तरह मुंह के रास्ते नहीं निकाल सकता। चारपाई उठवाओ, ज़रगुल ने नंबरदार को हुक्म दिया, और थाने पहुंचा दो। और चलो तुम भी थाने पहुंचो। लोगों में खुसर पुसर शुरू हो गई। वो थानेदार के इस हुक्म को ठीक नहीं समझते थे, लेकिन थानेदार के आगे बोलने की जुर्रत भी नहीं थी। शाहजी इस इलाके का पीर था। उसने आगे होकर कहा कि खान साहब, मैयत की बेहुरमती ना करें। शाहजी, ज़रगुल ने कहा, मैयत का पोस्टमार्टम होगा। आप इस वक्त थानेदारी के जोम में हैं। शाहजी ने कहा, मैं डरता हूँ कि आपको कोई नुकसान न पहुँचे। ये सोच लें कि इसको चुड़ैल ने हलाक किया है। ऐसा ना हो कि ये चुड़ैल आपके पीछे पड़ जाए। चारपाई उठाओ और चलो, ज़रगुल ने बड़े सख्त रौब से कहा, और उसने हेड कांस्टेबल को कहा कि तुम साथ जाओ फौरन। 4 आदमियों ने चारपाई उठाई और चल पड़े। ज़रगुल घोड़ी पर सवार हुआ और कोई मजीद बात किए बगैर वहां से आ गया। 9-10 मील दूर एक कस्बा था। वहाँ सिविल अस्पताल था। पोस्टमार्टम वहाँ होना था। सब इंस्पेक्टर, ज़रगुल की इस कार्रवाई से आप समझ गए होंगे कि उसने नहीं माना था कि मंजूर को चुड़ैल ने मारा है, और मारने का तरीका ये इख्तियार किया है कि उसका कलेजा मुंह के रास्ते बाहर निकाल दिया। ज़रगुल पक्का पठान था। हट का बड़ा सख्त था। रौबदार आदमी था। बड़े ऊंचे दर्जे के खानदान से ताल्लुक रखता था। रुपए पैसे का भूखा नहीं था। उसका पेट भरा हुआ था। 100% दयानतदार आदमी था। उसमें सिर्फ ये नुक्स था कि तफ्तीश की गहराई में जाने की काबिलियत नहीं रखता था, हालांकि उसके दिमाग में अकल और जहानत मौजूद थी। वो बेगुनाह को मुश्तबा बिठा लेता था। जब तक यकीन न हो जाता कि ये शख्स मुलजिम है, उसको ईज़ा रसानी की चक्की में डाल देता था। शहादत खुद नहीं ढूंढता था। इसकी बजाय मुलजिम की हड्डियां गर्म करके उसकी ज़बान से शहादत उगलवा लेता था। उसको खबर मिली कि एक आदमी को कोई चुड़ैल मार गई है और उसका कलेजा मुंह से निकला हुआ है, तो उसने कह दिया कि ये झूठ है, और उसने फौरन जाकर लाश को बराए पोस्टमार्टम अपने कब्जे में ले लिया। मगर इसके आगे उसके वास्ते मुश्किल बन गई थी कि अपने शक को सही किस तरह साबित करे। मैं आपको कलेजा मुंह के रास्ते निकालने का मामला सुना दूं तो ठीक रहेगा। जिनों और चुड़ैलों की मौजूदगी को आज के साइंसी और तरक्की याफ्ता दौर में भी लोग मानते हैं। मैं जिनों की बाबत कोई बात नहीं करूंगा। चुड़ैलों को कोई नहीं मानता। लोग कहते हैं कि देहात के लोग पसमानदा होने की वजह से चुड़ैलों को मानते हैं कि वीरान इलाकों में रहती हैं, लेकिन देहात में ही नहीं, शहरों में भी लोग चुड़ैलों को मानते हैं। फ़र्क सिर्फ यह है कि देहाती लोग ज़्यादा मानते हैं। मैंने जब से होश संभाला है, चुड़ैलों की कहानियाँ सुन रहा हूँ। ऐसे वाक़यात तो बहुत सुने थे कि रात को एक आदमी कहीं जा रहा था। ये देहात के इलाके की कहानियाँ हैं। लोग पैदल चला करते थे। इस आदमी को रास्ते में एक बड़ी खूबसूरत औरत खड़ी नजर आई। औरत ने उससे पूछा कि कहाँ जा रहे हो। उस आदमी ने बताया तो वो औरत उसको कहने लगी कि वो अकेली होने की वजह से उसके साथ जाना चाहती है। वो आदमी उसको अपने हमरा ले गया। औरत 2-3 कदम पीछे रह गई। आदमी ने पीछे देखा तो औरत की बजाय एक बकरी उसके पीछे पीछे आ रही थी। वो आदमी डर गया और कलमा शरीफ पढ़ता हुआ वहां से दौड़ पड़ा। उसे पीछे से आवाज़ आई कि खुशकिस्मत हो, निकल गए। वो चुड़ैल थी। ऐसे वाक़यात आज भी सुनने में आते हैं। देहाती इलाकों में ज़रा ज़्यादा होते हैं, लेकिन शहरों में भी इन वाक़यात को सच माना जाता है। ये मशहूर है और इसको लोग बिल्कुल सही मानते हैं कि चुड़ैलों के हाथ और पाँव उल्टे होते हैं और आंखें ज़रा टेढ़ी होती हैं। अगर आपके हाथ में चमकती हुई कोई चीज़, मसलन छुरी, चाकू, कुल्हाड़ी, तलवार वगैरह हो,
तो चुड़ैल आपके करीब नहीं आएगी। ये भी मशहूर है कि आपका किसी चुड़ैल के साथ आमना सामना हो जाए तो किसी तरह दाएं बाएं पैंतरा बदल कर उसके सर के बाल पकड़ लें। कहते हैं कि उसके बाल पकड़ लो तो वो चीखती चिल्लाती और मन्नतें करने लगती है कि उसको छोड़ दिया जाए। चुड़ैलों की ये बात भी मशहूर है कि वो किसी आदमी से कोई मुतालबा करती है तो ये ज़रूर कहती है कि तुमने ये काम ना किया तो तुम्हारा कलेजा मुंह के रास्ते बाहर निकाल दूंगी। मैंने बचपन से अब तक कम से कम 200 ऐसे वाक़यात सुने हैं कि चुड़ैल ने एक आदमी का कलेजा मुंह के रास्ते निकाल दिया और वो आदमी मर गया। ये भी लोग सच मानते हैं कि चुड़ैल एक आदमी पर आशिक हो गई और उसको वो निहायत खूबसूरत औरत के रूप में मिलती थी। एक वाक़या ये भी सुना था कि एक आदमी ने एक अजनबी औरत के साथ शादी कर ली। 20 साल बाद वो आदमी मर गया और उसकी बीवी उसी की मैयत के पास खड़े खड़े गायब हो गई। तब लोगों को पता चला कि ये तो चुड़ैल थी। देहात में तो अब भी मर्द और चुड़ैल के माशके की कहानियाँ सुनी और सुनाई जाती हैं और कलेजा मुंह के रास्ते निकालने के वाक़यात भी लोग सुनाते हैं। उस ज़माने में जब मैं सर्विस में था और देहाती इलाकों के थानों में था, चुड़ैलों के बहुत सारे वाक़ये सुना करता था। आप इस बात पर गौर करें कि मुझको जो कोई ऐसी कहानी सुनाता था उसको मैं कहा करता था कि उसने अपनी आंखों से तो ये वाक़या नहीं देखा। फिर उसको किस तरह मालूम है कि ये वाक़या बिल्कुल सच्चा है? इसका मुझको ये जवाब मिलता था कि जिस आदमी ने ये वाक़या सुनाया है उसने कभी झूठ नहीं बोला, या ये जवाब मिलता था कि मेरे चचा ने या मामू ने खुद देखा है। मुझको आज तक कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जिसने अपनी आंखों से ये वाक़या देखा हो या किसी आदमी का कलेजा मुंह से बाहर आया हुआ देखा हो, लेकिन लोग इन वाक़यात के खिलाफ कुछ सुनना भी नहीं चाहते। एक और वाक़या याद आया है और सुनाने वाला है कि एक एएसआई था, बड़ा खूबसूरत जवान आदमी, खेत की रखवाली के वास्ते खेतों में सोया हुआ था कि चुड़ैल आ गई। उसने औरत का रूप धारा हुआ था। उस आदमी को जगा कर कहा कि मेरे लिए दूध लाओ। उस आदमी ने देखा कि उसके हाथ पांव उल्टे हैं और ये चुड़ैल है, तो उसने वहां से भागने की कोशिश की। चुड़ैल ने उसको पकड़ लिया और उस आदमी ने चुड़ैल का मुतालबा पूरा ना किया। आखिर चुड़ैल ने उसका कलेजा मुंह के रास्ते बाहर निकाल दिया और वो मर गया। मैंने इस एएसआई को कहा कि उल्लू के पट्टे, वो आदमी मर गया था तो तुम लोगों को किस तरह खबर हुई कि चुड़ैल आई थी और उसके साथ उस आदमी की क्या बात हुई थी? एएसआई ने कहा कि चुड़ैल ने दूसरे खलियान में एक आदमी को जगाया और उसको बताया था। मैंने एएसआई से पूछा कि इस दूसरे आदमी से उसने खुद से ये वाक़या सुना था, तो एएसआई ने जवाब दिया कि उसने किसी और से सुना था। इंस्पेक्टर जरगुल ने मुझको बताया कि लड़कपन से वो चुड़ैलों की इसी तरह की कहानियां सुनता आया था जिन पर उसने कभी भी यकीन नहीं किया था। 2-3 मरतबा लड़कों के साथ उसने शर्त लगाई थी कि वो सारी रात उस जगह गुजारेगा जहां लोग कहते हैं कि चुड़ैलें होती हैं। फ्रंटियर के इलाके में ऐसी वीरान जगह मौजूद हैं जहां दिन को भी डर लगता है। पहाड़ों पर घास की पत्ती भी नहीं उगती। बाज़ चट्टानें नोकदार रस्सियों या पत्थरों की बनी हुई हैं। रात को वहां से गुजरो तो इस तरह पता लगता है जैसे औरतें बैन कर रही हों और रो रही हों। ये दो चट्टानों के दरमियान से जो हवा गुजरती है वो सिलों और पत्थरों से टकराकर रोने और चीखने जैसी आवाज़ पैदा करती है। जरगुल ने मुझको ऐसे ही वाक़यात सुनाए जो मैंने आपको सुनाए हैं। वहाँ भी लोग चुड़ैलों की इन वारदातों को सही मानते थे और अब भी मानते हैं, लेकिन जरगुल जो सिर्फ 8 जमातें पढ़ा हुआ था, इन वाक़यात को सही नहीं समझता था। उसने उन जगहों पर जाकर और वहाँ बहुत सारा वक्त गुजारकर दोस्तों को दिखा दिया कि देखो, मुझको कोई चुड़ैल नहीं मिली। फिर भी लोग उसको गलत कहते थे और उसके माँ बाप उसको मना करते थे कि वो किसी रोज़ किसी चुड़ैल के हाथों मारा जाएगा। लेकिन जरगुल बहुत दिलेर और अपनी बात पर ढीठ बनकर अड़ जाने वाला आदमी था। यही वजह थी कि जो ही उसको खबर मिली कि एक आदमी का कलेजा मुंह के रास्ते किसी चुड़ैल ने निकाल कर उसको मार दिया है, तो वो गोली की तरह उसके गाँव पहुँच गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट देर से आई थी क्योंकि सिविल अस्पताल कस्बे में था। मैंने उससे पूछा कि वो मौका वारदात पर, यानी उस जगह जहां मंजूर हुसैन मरा हुआ पाया गया था, बराए मुआयना गया था। वहां खुरों की मौजूदगी लाजमी थी। सरगुल ने मुझको बताया कि वो इस वजह से वहां नहीं गया था कि उसको पता लग गया था कि सारे गांव की आबादी वहां इकट्ठी हो गई थी। इस हालत में मुलजिमों के खुरे मिलना नामुमकिन था। उसने नंबरदार को और कुछ और आदमियों को थाने में बुलाया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट रात के 10 बजे से कुछ देर बाद मौसूल हुई। उसमें लिखा था कि मरने वाला गला घुटने से हलाक हुआ है और उसके मुंह में कलेजी का एक टुकड़ा था जिसका डॉक्टर ने वजन भी लिखा था। मुझको अच्छी तरह याद नहीं है कि वजन कितना था,
یہ یاد ہے کہ زرگل نے مجھ کو وزن 1 پاؤ سے بھی کچھ کم بتایا تھا۔ ڈاکٹر نے یہ بھی لکھا تھا کہ یہ کلیجی کسی انسان کی نہیں، کسی جانور کی ہے۔ یہ تصدیق کرانے کے لیے کہ یہ کلیجی مقتول کی نہیں یا کسی انسان کی نہیں، کلیجی کا پارسل بنا کر لاہور برائے معائنہ ماہرین کو بھیج دیا گیا تھا۔ زرگل نے ڈاکٹر سے جو بات معلوم کرنی تھی وہ بھی پوسٹ مارٹم میں موجود تھی، اور وہ یہ تھی کہ مقتول کی اپنی کلیجی، جسے صحیح الفاظ میں جگر کہتے ہیں، اس کے جسم میں موجود تھی اور بالکل صحیح اور سلامت تھی۔ ڈاکٹر نے یہ بھی لکھا تھا کہ موت سانس رک جانے سے واقع ہوئی ہے اور ہاتھوں سے گلا گھونٹنے کے نشان گردن پر صاف طور پر موجود ہیں۔ لاش وارثین کے حوالے کر کے زرگل نے مقتول کے باپ کو بلایا، لیکن پتہ لگا کہ اس کا باپ بہت عرصے پہلے مر چکا ہے۔ ضرورت اس کے کسی خون کے رشتہ دار کی تھی جو مقتول کے گھریلو اور ذاتی معاملات صحیح طور پر بتا سکتا۔ صبح تک تھانے میں رونق لگی ہوئی تھی۔ مقتول کی ماں کی طرف سے FIR زیر دفعہ 302 تحریر ہوئی جو زرگل نے مجھ کو دکھائی۔ میں نے نوٹ کیا کہ FIR کچھ کمزور لکھی ہوئی تھی۔ میں آپ کو تعزیرات کی ایک خاص بات بتاتا ہوں۔ نالائق تھانے دار کی تحریر کی ہوئی کمزور FIR اور چالاک ملزم کا اقبالی بیان، خواہ وہ زیر دفعہ 164 ہو، عدالت میں جا کر یہ دونوں چیزیں مقدمے کو چوپٹ کر دیتی ہے۔ میں آپ کو قانون شہادت اور ضابطۂ فوجداری کی باریکیوں میں نہیں لے جانا چاہتا، آپ کو بہت پریشانی ہوگی۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ زرگل نے بڑی صحیح کارروائی کی تھی کہ شک کی بنا پر کسی کی رپورٹ کے بغیر قتل کا مقدمہ درج کر لیا تھا۔ اسی کو کہتے ہیں آ بیل مجھے مار۔ لیکن اس دور میں تھانے دار اپنے آپ کو لوگوں کے جان و مال اور قانون کا محافظ سمجھتے تھے اور دیانتداری سے اپنی ڈیوٹی پوری کرتے تھے۔ اب زرگل اس واردات کی تفتیش کا چارج مجھ کو دے رہا تھا۔ اس نے تفتیش کو جس حد تک پہنچایا تھا وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ زرگل نے سب سے پہلے مقتول کے بزرگوں، مثلاً چچا، تایا، ماموں وغیرہ سے معلوم کیا تھا کہ ان کی یا منظور کی خاندانی یا ذاتی دشمنی کسی کے ساتھ تھی۔ سب نے کہا تھا کہ اتنی سخت دشمنی نہ خاندان کی کسی کے ساتھ تھی نہ مقتول کی۔ مقتول کی ماں کا بیان بھی ایسا ہی تھا۔ ماں تو مانتی ہی نہیں تھی کہ اس کے بیٹے کو کسی انسان نے قتل کیا ہے۔ وہ کہتی تھی کہ اس کا بیٹا اتنا خوبصورت جوان تھا کہ کوئی چڑیل اس پر عاشق ہو گئی تھی اور کسی دوسری چڑیل نے اس کو مار ڈالا۔ زرگل نے اس کو اچھی طرح سمجھایا کہ اس کے بیٹے کے منہ میں بھیڑ یا بکری کی کلیجی کا ٹکڑا دیا گیا تھا، لیکن عورت یہ مانتی ہی نہیں تھی۔ زرگل کے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے ماں نے بتایا کہ اپنی بیوی کے ساتھ مقتول کی زندگی بہت اچھی اور پیار و محبت سے گزر رہی تھی۔ مقتول کے چال چلن کی بابت معلومات ضروری تھیں۔ اس کی ماں نے تو یہی کہنا تھا کہ اس کا بیٹا پکا مومن تھا۔ یہ باتیں زرگل نے دوسروں سے معلوم کی۔ اس نے نمبردار کو بھی بلایا اور اس کا بیان لیا۔ جناب، آپ مالک اور حاکم ہیں، نمبردار نے بیان دیتے ہوئے کہا۔ میں اب بھی کہتا ہوں کہ منظور کو کسی چڑیل نے ہی مارا ہے۔ تو اس کے منہ میں کسی جانور کی کلیجی کا ٹکڑا تمہارے باپ نے ڈالا ہے؟ زرگل نے اپنے پٹھانی انداز میں کہا۔ جناب خان صاحب، نمبردار نے کہا، یہ تو غیب کی باتیں ہیں، میں کم عقل آدمی کیا کہہ سکتا ہوں؟ جنوں اور چڑیلوں کے اپنے طور طریقے ہیں۔ تم کم عقل نہیں، زرگل نے کہا، تم بے ایمان ہو۔ میں جو کچھ پوچھتا ہوں اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دو، بار بار مت کہو کہ اس کو چڑیل نے مارا ہے۔ خان صاحب، نمبردار نے غلاموں کی طرح ہاتھ جوڑ کر کہا، میں آپ کی جوتیوں کا غلام ہوں۔ اگر آپ مجھ سے اپنی مرضی کا بیان لینا چاہتے ہیں تو میں آپ کا حکم بجا لاؤں گا۔ میں چڑیل کا نام بار بار اس واسطے لیتا ہوں کہ منظور نے میرے آگے رونا رویا تھا کہ ایک چڑیل اس کو تنگ کرتی ہے۔ تنگ؟ تنگ کس طرح کرتی تھی؟ زرگل نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ میں جناب کو وہ بات سنا رہا ہوں جو منظور نے میرے ساتھ کی تھی، نمبردار نے کہا، کہ 1.5-2 مہینے پہلے کی بات ہے۔ منظور نے پریشانی کی حالت میں مجھ کو کہا کہ وہ جہاں کہیں اکیلا ہوتا ہے ایک عورت اس کے سامنے آ جاتی ہے اور اس کو پیار محبت کی باتیں کرتی ہے۔ پہلے پہلے یہ عورت اس کو کھیتوں میں ملی تھی، منظور نے اس کو ٹال دیا تھا۔ منظور نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ وہ آتی کہاں سے تھی؟ زرگل نے پوچھا۔ اور چلی کہاں جاتی تھی؟ وہ کہتا تھا کہ وہ اس کو کوئی اجنبی عورت سمجھتا تھا، نمبردار نے جواب دیا۔ وہ اس طرح سامنے آتی تھی جیسے فصل میں سے نکلی ہو، پھر وہ پیٹ پھیر کر چلی جاتی تھی اور فصل میں کہیں غائب ہو جاتی تھی۔ منظور کہتا تھا کہ وہ بہت خوبصورت عورت ہے۔ ایک روز منظور نے دیکھا تو اس کا خون خشک ہو گیا۔ اس عورت کے پاؤں الٹے تھے اور جب اس نے ہاتھوں کی طرف دیکھا تو وہ بھی الٹے تھے۔
اس کی آنکھیں بےحد خوبصورت تھیں، لیکن غور سے دیکھا تو یہ ذرا ترچھی نظر آئیں۔ اب تو منظور اس کے ساتھ جائز ناجائز کیسی بھی دوستی لگا ہی نہیں سکتا تھا۔ تم یہ بتاؤ، سرگل نے نمبردار سے پوچھا، منظور کو کون سا سرخاب کا پر لگا ہوا تھا کہ چڑیل اس پر عاشق ہو گئی تھی؟ خان صاحب، نمبردار نے کہا، آپ سرخاب کا پر کہتے ہیں؟ اگر آپ اس کو دیکھتے تو آپ ضرور کہتے کہ یہ تو بہت ہی خوبصورت جوان ہے۔ خوبصورتی کے علاوہ اس کی آواز اونچی اور سریلی تھی۔ رات کو جب وہ ہیر وارث شاہ یا سیف الملوک گاتا تھا تو مسافر رک جاتے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ گاؤں کی عورتیں اس کو رک رک کر دیکھتی تھیں۔ پھر اس میں ایک خوبی یہ بھی تھی کہ وہ 2 من کا پتھر اٹھا کر سر سے اوپر لے جاتا تھا۔ کبڈی کا اتنا زبردست کھلاڑی تھا کہ اس کو کوئی گرا نہیں سکا تھا۔ آپ نے اس کی لاش کفن میں لپٹی ہوئی دیکھی تھی۔ اس کا چہرہ کلیجی باہر آنے کی وجہ سے بگڑا ہوا تھا۔ آپ اس کا جسم دیکھتے تو کہتے کہ یہ ایک جوان مرد کا جسم ہے۔ سرگل کے دل میں ایک اور شک آ گیا۔ اگر گاؤں کی عورتیں مقتول کو رک کر دیکھتی تھیں تو ایسا ہوا ہوگا کہ کسی عورت کے ساتھ مقتول کے تعلقات بن گئے ہوں گے اور وہ اسی وجہ سے مارا گیا ہوگا۔ یہ بات سرگل نے بعد میں معلوم کرنا تھی، پہلے اس نے نمبردار کا بیان لینا تھا۔ اس نے نمبردار کو کہا کہ وہ اپنا بیان جاری رکھے۔ تم منظور کو شاہ جی کے پاس لے جاتے رہے ہو؟ میں نے کہا، وہ تعویذ لینے کے واسطے اکیلا بھی جاتا ہوگا؟ ہاں حضور، اس نے کہا، وہ آتا جاتا رہتا تھا۔ تمہارے گاؤں کی مسجد کا پیش امام کیسا آدمی ہے؟ ٹھیک آدمی نہیں حضور، اس نے جواب دیا۔ ہم کو اب پتہ لگا ہے کہ وہ وہابی ہے۔ کیا وہ مانتا ہے کہ وہ وہابی ہے؟ اپنی زبان سے نہیں مانتا، نمبردار نے جواب دیا، لیکن اس کے طور طریقے وہابیوں والے ہیں۔ شاہ جی کے خلاف باتیں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اسلام پیری مریدی کی اجازت نہیں دیتا۔ ہم اس کو مسجد سے نکال رہے ہیں۔ پردیسی سمجھ کر ہم نے اس کو رکھ لیا تھا۔ یہ باتیں شاہ جی کے کانوں میں بھی پہنچی ہوں گی۔ میں نے کہا، پھر شاہ جی نے اس کو مسجد میں کیوں رہنے دیا؟ شاہ جی بادشاہ آدمی ہیں، اس نے جواب دیا۔ وہ کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتے۔ وہ کہا کرتے ہیں کہ اس گدی کی وجہ سے جس کی اس نے بے ادبی کی ہے وہ اپنی سزا خود پائے گا، جیسی منظور نے پائی ہے۔ میں نے کہا اور نمبردار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا اور پھر کہا، اس نے بھی شاہ جی کی مریدی سے توبہ کر لی تھی۔ میں نے خاص طور پر نوٹ کیا کہ نمبردار کی آنکھوں میں اور چہرے پر بے چینی پیدا ہو گئی تھی۔ اس کے منہ سے کوئی بات نہ نکلی۔ اب میں تمہاری زبان سے سچ سننا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ سچ سچ بتاؤ کہ منظور کی شاہ جی سے کیا عداوت تھی؟ کوئی عداوت نہیں تھی حضور، اس نے جواب دیا۔ مرید اپنے پیر کے ساتھ کیسے عداوت رکھ سکتا ہے؟ سوچ کر بتاؤ، میں نے پوچھا۔ انگلیوں پر گن کر بتاؤ کہ تم منظور کو کتنی بار شاہ جی کے پاس لے کر گئے تھے۔ تم کہتے ہو کہ وہ تمہارے بغیر بھی وہاں جاتا تھا، وہ کتنی بار وہاں گیا تھا؟ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ اچھی طرح سوچو، میں نے کہا، اور یاد کر کے مجھے بتاؤ۔ میں شاید 3 مرتبہ اس کو شاہ جی کے پاس لے گیا تھا، اس نے کہا۔ شاید 4 مرتبہ، اور 3-4 مرتبہ وہ خود وہاں گیا ہوگا۔ کیا وہ تم کو بتا کر جاتا تھا؟ کبھی کبھی بتا کر جاتا تھا، اس نے جواب دیا۔ اب میری بات کان کھول کر سن لو چودھری، میں نے کہا۔ مجھ کو 2 سوالوں کے جواب دے دو۔ ایک یہ کہ منظور کو کس نے قتل کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ خان صاحب کا لڑکا کہاں ہے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ مجھ کو فوراً بتا دیتا۔ اس نے انکار کیا اور یہ بھی کہا کہ میں معلوم نہیں کیوں اس پر اتنا خوفناک الزام لگا رہا ہوں۔ جس انداز سے وہ انکار کر رہا تھا، اس انداز کو میں اچھی طرح جانتا تھا۔ اگر وہ قتل کی اس واردات میں شریک نہیں تھا اور سرگل کے بچے کے اغوا کا بھی اس کو علم نہیں تھا، تو بھی اس نے اپنے خلاف میں میرے دل میں بڑا پکا شک پیدا کر دیا تھا۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ اس نمبردار کو بارک کے کونے میں بٹھا دے اور اس کے ساتھ کوئی شک بات نہ کرے۔ نمبردار کی گھبراہٹ دیکھنے والی تھی۔ وہ ہیڈ کانسٹیبل کے ساتھ جانے پر آمادہ نہیں تھا۔ اس کے ساتھ چلتا تھا اور 2 قدم چل کر رک جاتا اور میری طرف دیکھتا تھا۔ میرے اشارے پر ہیڈ کانسٹیبل نے اس کو بازو سے پکڑا اور باہر لے گیا۔ میں نے 2 آدمیوں میں سے ایک کو بلایا جو نمبردار کے ساتھ آئے تھے۔ اس کو میں نے بٹھایا نہیں، کھڑا رہنے دیا۔ تم نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ منظور شاہ جی کے گھر جایا کرتا تھا، میں نے کہا۔ میں تم کو ایک موقع دیتا ہوں، سوچ کر جواب دو۔ کیا وہ شاہ جی کے پاس تعویذ لینے جایا کرتا تھا؟ ہاں جناب، اس نے جواب دیا۔ کیا تم تھانے کے مخبر ہو؟ ہاں حضور، اس نے جواب دیا۔ سزا یافتہ ہو؟ ایک بار جناب، اس نے جواب دیا۔ تم ایک بار پھر جیل جانے کی تیاری کر رہے ہو؟
میں نے اس کو 3-4 گالیاں دی تاکہ وہ میری بات جلدی سمجھ جائے۔ میں نے کہا باہر بیٹھ کر سوچو، پھر مجھ کو بتانا کہ منظور شادی کے پاس جاتا تھا یا نہیں، اور اس کو باہر نکال دیا۔ دوسرے کو بلایا اور اس سے بھی یہی پوچھا کہ منظور شادی کے گھر جایا کرتا تھا۔ اس نے بھی کہا کہ جایا کرتا تھا۔ میں نے اس کو بھی باہر نکال دیا اور منظور کی بیوی کو بلایا۔ تمہیں معلوم ہوگا کہ تمہارے خاوند کے گہرے دوست کون کون تھے؟ میں نے اس کو کہا میرا مطلب ہے کہ ایسے آدمی جن کے ساتھ وہ دل کی باتیں بھی کرتا تھا۔ اس نے 2 نام بتائے اور کہا کہ ان دونوں کو وہ سگے بھائیوں سے بھی آگے سمجھتا تھا۔ میں نے ASI کو ان دونوں کے نام بتا کر کہا کہ ان کو تھانے طلب کرے۔ میں زرگل کے پاس جا بیٹھا۔ زرگل، میں نے اس کو کہا، قاتل جلد ہی مل جائے گا۔ مجھ کو اپنا بچہ چاہیے محبوب خانہ۔ زرگل نے غصے سے کہا، بچے کو ڈھونڈو، بچے کو، میرے ساتھ فالتو باتیں مت کرو۔ وہ آرام سے تو بیٹھتا ہی نہیں تھا۔ میں آپ کو یہ نہیں سنا رہا کہ وہ اپنے طور پر اپنے لڑکے کی تلاش میں کیا کچھ کر رہا تھا۔ میں اپنے گھر جاتا ہوں تو بیوی پوچھتی ہے کہ میرے بچے کو لے آئے۔ زرگل نے کہا، وہ اور کوئی بات ہی نہیں کرتی، کہتی ہے پٹھان کے بچے ہو تو میرا بچہ لاؤ، نہیں تو میرے سامنے نہ آؤ۔ میں اس کو تسلی دینے کے سوا اور کیا کر سکتا تھا؟ مقتول کے گاؤں کی مسجد کا امام آ گیا۔ اس کی ڈیل ڈول اور حلیہ دیہات کے مولویوں جیسا نہیں تھا۔ اس کی عمر 30 سال سے ذرا کم یا ذرا زیادہ ہوگی۔ داڑھی چھوٹی تھی اور اچھے طریقے سے تراشی ہوئی تھی۔ اس کا جسم چست اور پھرتیلا لگتا تھا۔ میں نے اس کو احترام سے بٹھایا۔ محترم، میں نے کہا، سنا ہے کہ لوگ آپ کو وہابی کہتے ہیں، کیا آپ واقعی وہابی ہیں؟ میں صرف مسلمان ہوں جناب، اس نے جواب دیا۔ یہ لوگ مجھ کو وہابی کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ یہ شاجی کسی کی بھی مدد نہیں کر سکتا۔ مشکل میں اور مصیبت میں خدا کو یاد کرو اور اسی سے مدد مانگو، مگر یہ لوگ پہلے پیر کا، اس کے بعد خدا کا نام لیتے ہیں۔ یہ شاہ شریف آدمی نہیں، یہ اپنے آپ کو اور اپنے مرے ہوئے باپ کو شاہ ولی اللہ، نظام الدین اور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے برابر سمجھتا ہے۔ یہ تو اولیاء کرام اور صوفیاء کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ یہ شاہ باز کا شکار کھیلتا ہے، کتوں سے شکار کھیلتا ہے اور کتے لڑاتا بھی ہے، شراب بھی پیتا ہے۔ میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں اور یہ 9 سر باز ہے۔ اس وجہ سے یہ شاہ بھی اور نمبردار بھی اور گاؤں کے زیادہ تر لوگ بھی میرے خلاف ہو گئے ہیں۔ میں منظور کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، کیا اس کو کسی چڑیل نے مارا ہے؟ اس کو شاہ نے مروایا ہے۔ امام نے کہا، یہ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ یہ میں اس طرح کہہ سکتا ہوں کہ منظور کو میری باتوں کی سمجھ آ گئی تھی۔ امام نے کہا، گاؤں میں 2 اور آدمی ہیں جو مجھ سے متاثر ہو کر اس شاہ کی مریدی سے نکل آئے ہیں۔ اس کے ساتھ منظور کا تعلق کیسا تھا؟ چونکہ یہ کم عقل دیہاتی پیری مریدی کے رنگ میں ہی سوچتے ہیں، اس وجہ سے وہ مجھ کو اپنا پیر مانتا تھا۔ امام نے کہا، وہ میرے پاس بیٹھا کرتا تھا اور مجھ سے دین کی باتیں پوچھتا اور عمل کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ پھر یہ شاہ تو آپ کا دشمن ہو گیا ہوگا؟ میں نے کہا، جناب خان صاحب۔ امام ہنس پڑا اور کہنے لگا، اگر میں اس کے آگے دب جاتا تو اب تک شاہ مجھ کو گاؤں سے ہی نہیں اس دنیا سے بھی اٹھوا چکا ہوتا۔ اس نے مجھ کو دھمکیاں بھیجی تھیں کہ میں اس کے معاملے میں زبان بند رکھوں، ورنہ میرے پچھلے مجھ کو ڈھونڈتے رہیں گے۔ یہ دھمکی اس کے ایک آدمی کی زبانی آئی تھی۔ میں اس کے گھر چلا گیا اور اس کو بتایا کہ میں کون سے خاندان کا آدمی ہوں۔ پھر میں نے اس کو کہا کہ اس نے پھر کبھی مجھ کو اس طرح دھمکی دی تو پھر دنیا دیکھے گی کہ کس کے پچھلے کس کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ دیہات کی مسجدوں کے امام کس قسم کے ہوتے ہیں۔ ان کی ڈیل ڈول، بولنے کا طریقہ اور لباس الگ قسم کا ہوتا ہے، لیکن یہ امام عام قسم کا مولوی لگتا ہی نہیں تھا۔ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ اس آدمی کا پیشہ امامت ہے۔ مسجدوں کے اماموں کو میں معزز افراد سمجھتا ہوں، لیکن یہ کچھ اور قسم کا معزز آدمی تھا۔ اس نے جب اپنے خاندان کا نام لیا تو میں بھی متاثر ہوا۔ میں کسی خاص وجہ سے اس خاندان کا نام نہیں بتاتا۔ اس خاندان کے 2 آدمی پولیس کے 2 بڑے اہم عہدوں پر تھے۔ اس شخص کو مولوی یا امام نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو مذہب کے راستے پر لے آیا۔ میرے پوچھنے پر اس نے مجھ کو بتایا تھا کہ اس کے خاندان اور برادری نے اس کو پاگل قرار دے دیا تھا۔ اس کا پاگل پن یہ تھا کہ اتنے اونچے جاگیردار خاندان کا بیٹا ہو کر وہ مذہب کی اور مسجدوں کی امامت کی باتیں کرتا تھا۔ اس کا خاندان انگریزوں کا پٹھو تھا اور اسی وجہ سے جاگیردار تھا، لیکن اس آدمی کے دماغ میں اور دل میں خدا کا نور داخل ہو گیا۔ اس نے کسی بھی عالم دین کی شاگردی نہیں کی تھی۔ کتابیں پڑھ پڑھ کر اور مختلف علماء سے پوچھ پوچھ کر اس نے علم حاصل کیا تھا۔
اس کا اصول یہ تھا جو دراصل صحیح اسلام ہے کہ فرقہ بندی اور پیر پرستی حرام ہے۔ مسلمان صرف مسلمان ہے، اس پر کوئی اور لیبل نہیں لگ سکتا۔ اس نے انہی نظریات کو پھیلانا اپنا مشن بنا لیا تھا۔ اپنے گھر سے وہ بہت دور آ گیا تھا۔ اس کو یہ مسجد خالی مل گئی تو گاؤں والوں کے ساتھ بات کر کے اس مسجد کی امامت سنبھال لی۔ اس نے پیر پرستی اور مزاروں پر سجدے کرنے کے خلاف وعظ کرنے شروع کر دیے۔ دیہات میں اس قسم کے بحث کرنے والے کو لوگ وہابی کہتے ہیں، اور اس کو جس طرح اپنے خاندان والوں نے پاگل کہا تھا، اسی طرح سب اس کو پاگل سمجھتے ہیں۔ ایسے آدمی قتل ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ قابل قدر آدمی شاہ جی کو اپنا خاندان نہ بتاتا تو وہ ایک دن بھی اس گاؤں میں نہیں ٹھہر سکتا تھا جو شاہ جی کا مرید تھا۔ یہ امام جو باتیں کرتا تھا وہ بہت تھوڑے لوگ قبول کرتے ہیں، جو روشن خیال ہوتے ہیں یا جو اسلام کی صحیح روح کو سمجھتے ہیں۔ منظور حسین کی بابت شاید آپ زیادہ جانتے ہوں گے، میں نے کہا۔ جی ہاں، اس نے جواب دیا۔ خدا تعالیٰ کے بعد منظور حسین کو صرف میں جانتا ہوں۔ وہ کوئی عالم فاضل نہیں تھا، ان پڑھ آدمی تھا۔ میں اس کو اس واسطے زیادہ پسند کرتا تھا کہ میری باتیں سمجھتا تھا اور میرا ساتھ دیتا تھا۔ اس نے میری بہت خدمت کی ہے۔ کیا اس کو معلوم تھا کہ شاہ جی نے آپ کو دھمکی دی تھی؟ میں نے اس کو بتایا تھا، امام نے جواب دیا۔ وہ غصے سے کانپنے لگا تھا کہ آپ اجازت دیں تو میں شاہ کو ختم کر دوں۔ میں نے اس کو روک دیا تھا، لیکن ایک روز اس نے مجھ کو بتایا کہ شاہ کے ساتھ اس کا آمنا سامنا اتفاقیہ ہو گیا۔ اس نے شاہ کو بڑی سخت باتیں کی اور شاہ نے اس کو گالیاں دیں۔ شاہ نے اس کو یہ بھی کہا تھا کہ تم اپنی موت کو پکار رہے ہو۔ منظور نے شاہ کی اس للکار کا جواب للکار سے دیا تھا۔ یہ کب کی بات ہے؟ شاید 20 یا 22 روز پہلے کی، امام نے جواب دیا۔ میں نے سنا ہے کہ وہ مرنے سے کچھ دن پہلے شاہ کے ہاں گیا تھا۔ میں نے کہا، وہ تعویذ لینے 5-6 بار بھی گیا تھا۔ میں نہیں مانتا، امام نے کہا۔ اگر منظور میرے آگے جھوٹ بولتا رہا ہے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن مجھ کو اس پر اعتبار تھا۔ وہ شاہ کے گھر نہیں جاتا تھا۔ کیا اس نے کبھی آپ کے ساتھ ایسی بات کی تھی کہ ایک چڑیل اس کے ساتھ پیار محبت کرنے کے واسطے اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے؟ میں نے پوچھا۔ کبھی نہیں، امام نے جواب دیا۔ اگر وہ ایسی مصیبت میں پھنس گیا ہوتا تو میرے ساتھ ضرور بات کرتا اور میں اس کو سمجھاتا کہ یہ اس کا وہم ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنا یہ روگ آپ سے چھپا کر رکھا ہو۔ میں یہ بھی نہیں مانتا، اس نے کہا۔ وہ مجھ سے کچھ نہیں چھپاتا تھا۔ مثال کے طور پر آپ کو اس کی اور شاہ جی کی دشمنی کی ایک اور وجہ بتاتا ہوں۔ منظور نے یہ بات بھی مجھ سے نہیں چھپائی تھی۔ شاہ کی ایک جوان بیٹی ہے جو ابھی غیر شادی شدہ ہے۔ منظور کے پیچھے کوئی چڑیل تو نہیں پڑی ہوئی تھی، البتہ یہ لڑکی اس کے پیچھے چڑیلوں کی طرح پڑ گئی تھی۔ منظور کو وہ کھیتوں میں کہیں اکیلا دیکھ لیتی تو اس کے پاس پہنچ جاتی تھی۔ یہ لڑکی عام طور پر اپنی حویلی کی چھت پر کھڑی رہتی اور جو ہی اس کو منظور نظر آتا وہ اس کے پاس پہنچ جاتی۔ وہ منظور کی سریلی آواز اور اس کے خوبصورتی پر جان چھڑکتی تھی۔ منظور اس سے جان چھڑاتا تھا۔ 3 بار ایسا ہوا کہ شاہ نے ان دونوں کو اونچی فصل کے درمیان منڈیر پر اکٹھے کھڑے دیکھا۔ شاہ یہی سمجھتا تھا کہ ان دونوں کے آپس میں کوئی تعلقات ہیں۔ اس نے منظور کو بہت ڈرایا اور دھمکایا۔ منظور نے اس کو کہا کہ اپنی لڑکی کو گھر میں بند کر کے رکھے۔ لڑکی پھر بھی باز نہ آئی۔ وہ منظور کو ملی اور اس کو بتایا کہ شاہ نے اس کو بہت مارا پیٹا ہے۔ امام کی یہ باتیں سن کر مجھ کو بہت خوشی ہوئی۔ اس نے قاتل کی نشاندہی کر دی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ منظور اور شاہ کی بیٹی کی آخری ملاقات کب ہوئی تھی؟ میں یہ بھی بتا سکتا ہوں، امام نے کہا۔ مرنے سے 3 روز پہلے مغرب کی نماز کے بعد منظور نے مجھ کو بتایا کہ آج پھر لڑکی اس کے راستے میں آ گئی اور شاہ نے اپنی حویلی کی چھت سے دیکھ لیا۔ وہ دوڑتا آیا، لڑکی گھر کو جا رہی تھی۔ لڑکی کو وہیں چھوڑ کے وہ منظور کے پاس آیا اور اس کو کہنے لگا کہ تم نے مجھ کو کہا تھا کہ اپنی بیٹی کو گھر میں بند رکھو۔ اب میں تم کو خبردار کرتا ہوں کہ زندہ رہنا چاہتے ہو تو اپنے گھر میں بند ہو کر رہو۔ منظور نے اس کو کہا کہ تمہاری بیٹی غلط نیت سے میرے پاس آتی ہے اور میں اس کو ٹالتا رہتا ہوں۔ اس نے شاہ کو یہاں تک کہہ دیا کہ اب وہ میرے پاس آئی تو میں اس کی ایسی کی تیسی کر دوں گا۔ منظور ایسا شخص نہیں تھا۔ اس نے شاہ کی دھمکی کا جواب دیا تھا اور آپ جانتے ہی ہیں کہ جو کچھ اس نے کہا تھا وہ بڑی غلط بات تھی۔ مجھ کو جب اطلاع ملی کہ منظور کو چڑیل مار گئی ہے تو میں نے اپنے آپ سے کہا کہ میں اس چڑیل کو جانتا ہوں۔ شاہ صاحب کے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ محترم، میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آپ کے اصولوں اور نظریے کو دیکھ کر میں آپ کا بہت احترام کرتا ہوں۔ مجھ کو امید تو یہ رکھنی چاہیے کہ آپ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں، پھر بھی سوچ لیں کہ میں سب
इंस्पेक्टर हूँ और तफ्तीश कर रहा हूँ। तफ्तीश में बाल की खाल उतारी जाती है। गुस्ताखी माफ़ कर देना। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दिल में शाह की दुश्मनी रखकर मुझको ये बयान दे रहे हैं? जो कहा है सच है, इमाम ने कहा और उंगली ऊपर करके बोला, अल्लाह की ज़ात के सिवा मेरा कोई गवाह नहीं। सच और झूठ को जानने वाला वही है। बात जो थाने में कर रहा हूँ वही मस्जिद में करूँगा और आप अदालत में ले जाएंगे तो भी यही बात मेरे मुंह से निकलेगी। मेरे पास यही एक जरिया है कि अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर हल्फिया बयान तहरीरी दे दूंगा। इस इमाम ने तो मेरा मसला ही हल कर दिया था, लेकिन ये सिर्फ निशानदेही थी। मुकदमे में सिर्फ बयान काफ़ी नहीं होता, इसके साथ शहादत की भी ज़रूरत होती है। ये एक ही किस्म का बयान एक से ज़्यादा गवाह दें तो इसे सच कहा जाता है। मैंने अदालत की नज़र से इमाम से चंद और ज़रूरी बातें मालूम की और उसको गवाही के लिए भी तैयार किया। अगर मैं जल्दबाजी से काम लेता तो मैं फ़ौरन शाह को थाने में तलब कर लेता, लेकिन मैंने उसके खिलाफ मज़ीद शहादत की फराहमी के वास्ते और शाह के पाँव के नीचे से ज़मीन निकालने के इरादे से एक और रास्ता इख्तियार किया। वो ये था कि मैंने किसी कांस्टेबल को भेजने की बजाय एक हेड कांस्टेबल को कहा कि वो शाह की बेटी को थाने ले आए। इमाम से मुझको इस लड़की का नाम भी मालूम हो गया था। मुझको मालूम था कि शाह हेड कांस्टेबल को बहलाएगा, फुसलाएगा, उसको रिश्वत पेश करेगा और उसके मुंह में ये अल्फाज डालेगा कि शाह की बेटी घर में नहीं है, या वो लड़की के साथ खुद आएगा और मुझसे पास-पूस कर देगा कि मैंने उसके घर के पर्दे का भी ख्याल नहीं किया। मैंने अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार कर लिया था कि शाह ने ऐसी कोई रुकावट डाली तो मैं उसके साथ क्या सलूक करूँगा। इस शाह की बाबत मैं आपको थोड़ी सी वाक़फ़ियत करा दूँ। ये अपने इलाके की मशहूर गद्दी थी जब तक इस शाह का बाप जिंदा रहा। इस गद्दी की मुरीदी सारे इलाके में फैली रही। वो मर गया तो इसके 3 बेटे पीछे रह गए। उन्होंने गद्दी की कदर मंजिलत कायम रखने की बजाय सबसे पहला काम ये किया कि ज़मीन और जायदाद वगैरह पर आपस में लड़ाई झगड़ा किया और मामला कचहरी तक गया। 5-6 साल इनमें मुकदमाबाजी और हाथापाई होती रही। इन 5-6 सालों में गद्दी की शोहरत घटते घटते मामूली सी एक खानका जितनी रह गई। आखिर इनके दरमियान फैसला हुआ। दूसरे भाई जायदाद ले गए। ये शाह अक्लमंद और चालाक था। उसने सोचा कि पीरी कायम रही तो जायदाद बनते देर नहीं लगेगी। उसने बाप की गद्दी और एक हवेली पर किनात कर ली, लेकिन इस गद्दी की शोहरत खत्म हो चुकी थी। इस शाह ने मुरीदी में कुछ इजाफा किया, लेकिन इस केस ने उसको मजीद नुकसान पहुंचाया। इसके चंद साल बाद जब पाकिस्तान बन गया और महाजरीन आ गए तो इस गद्दी को सहारा मिल गया और देखते ही देखते ये गद्दी शाह के बाप के ज़माने जैसी शोहरत एक बार फिर हासिल कर गई। मैंने इमाम को ये कहकर जाने की इजाज़त दे दी कि वो गांव में मौजूद रहे और तलबी पर फ़ौरन पहुंचे। मैंने उसको ये भी कहा कि वो होशियार होकर रहे, वरना गांव वालों के हाथों बहुत ख़राब होगा। मंजूर के दोस्त आए हुए थे। मैंने एक एक को बुलाया और उससे ये सवाल पूछा, मंजूर का चाल चलन कैसा था? क्या उसने तुम्हें बताया था कि उसके पीछे एक चुड़ैल पड़ी हुई थी? शाह की बेटी के साथ उसका क्या मामला था? क्या मरने से पहले मंसूर शाह के पास तावीज़ लेने जाता रहा था? शाह के साथ उसकी क्या दुश्मनी थी? मंसूर के इस दोस्त ने इन सवालों के वही जवाब दिए जो इमाम मुझको तफसील से बता चुका था। उसके दूसरे दोस्त को बुलाया तो उसने भी बिल्कुल वही जवाब दिए जो मुझको पहले मिल चुके थे। इन दोनों से मुझको ये भी पता लगा कि नंबरदार के साथ भी मंजूर की बोलचाल बंद थी। इन दोनों ने बताया कि नंबरदार मंजूर से कुछ डरता भी था। इन दोनों आदमियों की बाबत जो नंबरदार के साथ आए थे, मंजूर के इन दोनों दोस्तों ने बताया कि नंबरदार के ख़ास आदमी हैं, पीते पिलाते भी हैं और नंबरदार के खुशामदी भी बने हुए हैं। मुख्तसर ये कि इमाम के बयान की और मंजूर की बीवी के बयान की बड़ी अच्छी तरह तस्दीक हो गई। मेरे वास्ते ये फैसला करना मुश्किल हो गया कि मैं नंबरदार को और उसके दोनों आदमियों को अभी लपेट में ले लूँ या पहले शहादत इकट्ठी कर लूँ। नंबरदार को और इसके आदमियों को भी शक हो गया था कि मैंने उनका झूठ पकड़ लिया है। मैंने सोचा कि इनको अपने अंदर अंदर परेशान होने दूं और थाने में ही बिठाए रखूं। मैंने जरगुल को अपने पास बुलाया और उसको बताया कि बहुत सारी निशानदेही हो गई है और मुझको उम्मीद है कि लड़का भी मिल जाएगा। जरगुल ने मुझसे तफ्तीश की तफसील पूछी जो मैं कर चुका था। मैंने जब उसको तफसील सुनाई तो वो उठ खड़ा हुआ। फिर इनको मेहमान बनाकर क्यों बिठाया हुआ है?
उसने बड़े ही सख्त गुस्से में कहा। मैं इस नंबरदार को और उसके दोनों साथियों को अभी उल्टा लटकाता हूँ। नीचे अंगारे रखकर उन पर सुर्ख मिर्चें डालूंगा और कहूंगा कि जब तक मेरे बच्चे की निशानदेही नहीं करोगे इसी तरह लटके रहोगे। ये कहकर वो बाहर की तरफ चल पड़ा। मैंने दौड़कर उसको पकड़ लिया। अभी नहीं ज़रगुल, उसको पीछे घसीटते हुए कहा। मेरी मेहनत पर पानी फिर जाएगी। तुम जो करना चाहते हो वो मैं बाद में करूँगा। तुम पंजाबी कम अकल होते हो, उसने कहा। ये उनके बाप की बैठक नहीं है। ये अगर मुश्तबा हैं तो इनका सर नीचे और टांगें ऊपर होनी चाहिए। मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। ओए ज़रगुला, अकल से काम ले, मैंने उसे ज़बरदस्ती घसीट कर कुर्सी पर बिठाते हुए कहा। मेरी तफ्तीश को चौपट न कर देना। ज़रा सब्र करो, दुआ करो तुम्हारा बच्चा तुमको जिंदा मिल जाएगा। बड़ी मुश्किल से ज़रगुल को काबू में किया। महबूब खाना, उसने कहा, मेरा बच्चा मुझको ना मिला तो मैं तुमको गोली मार दूंगा। 3 साढ़े 3 घंटे बाद शाह आ गया। उसके साथ एक औरत थी जो पुराने टाइप के बुरके में थी। मैं पहली बार शाह को देख रहा था। शाह की उम्र यकीनन 40 साल से ऊपर थी, लेकिन रंग ऐसा लाल कि वो 25-26 साल की उम्र का पहलवान लगता था। उसने लड़की को बरामदे में बेंच पर बिठा दिया और मेरे पास आया। ज़रगुल मेरे पास बैठा हुआ था। शाह अपने आप ही आकर हमारे सामने कुर्सी पर बैठ गया। उसका चेहरा बता रहा था कि बड़े गुस्से में है। आप नए थानेदार हैं जनाब? शाहजी ने बड़े बालाई अफसर के से लहजे में मुझसे पूछा। जी शाहजी, मैंने एक अदना मुलाजिम की तरह जवाब दिया। मैं ही हूँ। ज़रगुल साहब ने आपको हमारी बाबत शायद कुछ नहीं बताया, शाहजी ने कहा। हमारी गद्दी और आस्थाने की ये तौहीन अंग्रेज़ अफसरों ने भी कभी नहीं की थी। आप हिंदुस्तानी अफसर हैं और आप मुसलमान भी हैं। आपने ये जुर्रत क्यों की? हमारी बेटी को आपने थाने बुलाया है? मैं मजबूर हूँ शाहजी, मैंने कहा। ड्यूटी की मजबूरी है। अगर हम कोताही करें तो जिन अंग्रेज़ अफसरों ने आपके आस्थाने की कभी तौहीन नहीं की वो हमारी इतनी तौहीन करते हैं जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें आपकी तौहीन की कोई परवाह नहीं, शाहजी ने पुराने ज़माने के बादशाहों की तरह कहा। आपने जिस गद्दी की तौहीन की है वो आपको माफ़ नहीं करेगी। अल्लाह के इन प्यारे बुजुर्गों की रूहें जो मज़ार शरीफ में दफन हैं आपको चैन से जीने नहीं देंगी। आपने इतना भी न सोचा कि हमारी बेटी पर्दा नशीन है और उसको हम बुरके में लाए हैं। थानेदारी पर इतना गरूर न करो। शाहजी हुजूर, मैंने पूछा। गुस्ताखी माफ़। क्या आपकी बेटी खेतों में मंजूर को अकेला देखकर उसके पास बुरके में जाया करती थी? शाहजी के होंठ कांपने लगे और वो इधर उधर देखने लगा। मैं अंदाज़ा नहीं कर सका कि उसको गुस्सा आ गया था या वो घबरा गया था। हमारा वक्त मत ज़ाया करो शाहजी, ज़रगुल ने कहा। हमने आपकी बेटी को तफ्तीश के वास्ते बुलाया है। कैसी तफ्तीश खान साहब? शाहजी ने कहा। हमारी बेटी ने क्या जुर्म किया है? शाहजी, मैंने कहा, आप बाहर तशरीफ़ ले जाएं और हमें गुस्ताखी का मौका न दें। ये थाना है, हमने आपकी बेटी से कुछ पूछना है और हम अपना ये काम ज़रूर करेंगे। अगर आप फ़ौरन बाहर नहीं निकल जाएंगे तो हम आपको घसीट के बाहर निकाल देंगे। अगर आपने हमको मज़ीद परेशान किया तो हम आपको हवालात में भी बंद कर देंगे। ये तो हम जानते थे कि शाह की असलियत क्या है। उसने कुछ कहना चाहा तो ज़रगुल उठकर खड़ा हो गया। 1 मिनट में बाहर निकलो, निकलो, ज़रगुल ने बड़े गुस्से में कहा। शाह ने अजीब तमाशा दिखाया। वो बड़े ज़ोर से उठा और बाहर निकल गया। तुम्हारा ये थाना तबाह होगा। बाहर से शाह की बड़ी बुलंद ललकार सुनाई दी। चुड़ैलें तुम्हारे बच्चों को गायब कर देंगी। फिर बुलाना अपने अंग्रेज़ हाकिमों को। ऐसे मंजर देखने से ताल्लुक़ रखते हैं, इनको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। वो वाही तबाही बककर खामोश हो गया। मैं और ज़रगुल अंदर बैठे हंसते रहे। उसकी आवाज़ खामोश हो गई तो मैंने ज़रगुल को कहा कि वो मुझको अकेला छोड़ दे। एक कांस्टेबल को बुलाकर कहा कि वो शाह की बेटी को मेरे पास ले आए। वो दिलकश चेहरे और छरेरे बदन वाली नौजवान लड़की थी। उसके चेहरे पर उदासी थी। उसने अंदर आते ही बुरके का नकाब उलट दिया था। घबराना नहीं, मैंने कहा। ये बताओ कि तुम जब भी बाहर निकलती हो तो बुरका ओढ़कर निकलती हो? नहीं, उसने जवाब दिया। शाहजी ने कहा था कि बुरका में चलो। मेरा बुरका तो है ही नहीं, ये मेरी माँ का बुरका है। तुम्हारे वालिद साहब नाराज़ हो रहे थे। ये मेरे वालिद साहब नहीं, लड़की ने मेरी बात काट कर कहा। इसी वास्ते मैं इनको शाहजी कहा करती हूँ। ये क्या मामला हुआ? मैंने पूछा। इन्होंने मेरी माँ के साथ शादी की थी, उसने कहा। मैं उस वक्त 3 साल से ज़रा ज़्यादा उम्र की थी जब मेरी माँ बेवा हो गई थी। मैं उसकी एक ही औलाद थी। मेरी माँ खूबसूरत थी और उसके नाम पर कुछ ज़मीन भी थी। इस शाह की पहले भी एक बीवी थी।
शाह ने 2 आदमियों को साथ मिलाकर धोखे में मेरी माँ के साथ शादी कर ली। इस लड़की का बयान लंबा था। मैं उससे उसकी माँ की हिस्ट्री नहीं सुनना चाहता था, लेकिन लड़की ने इस तरह बोलना शुरू कर दिया था जैसे वो अपने दिल का गुबार निकाल रही हो। मुख्तसर बात ये थी कि शाह बदकार आदमी था, शराब पीता था और रात को उसके पास नई से नई औरत आती थी। लड़की को माँ का ये सिलसिला पसंद नहीं था। उसने एतराज़ किया तो शाह ने उसको मारा पीटा। फिर ये चौथे पांचवें दिन का दस्तूर हो गया कि शाह लड़की की माँ को ज़दोकोब करता था। लड़की बड़ी हुई तो शाह ने उसके साथ भी उसकी माँ जैसा सलूक शुरू कर दिया। लड़की बहुत तल्ख हालात में पलकर जवान हुई। उसकी माँ वक्त से पहले बूढ़ी हो गई। लड़की को मंसूर बहुत अच्छा लगा और वो उसके आगे पीछे फिरने लगी, लेकिन मंसूर उसको कबूल नहीं करता था। लड़की ने मायूस होकर मंसूर को कहा कि वो उसके साथ प्यार मोहब्बत की 1-2 बातें कर लिया करे। मंसूर ने उसकी बात मान ली, लेकिन उसको ज़्यादा वक्त अपने पास नहीं ठहरने देता था। शाह ने देख लिया लड़की के साथ शाह पहले ही अच्छा सलूक नहीं करता था, अब उसको मारना पीटना भी शुरू कर दिया। लड़की फिर भी बाज न आई। क्या मंसूर शाह के यहाँ नहीं जाता था? मैंने पूछा। नहीं, उसने जवाब दिया, वो कभी नहीं आया था। मैं लड़की से सवाल जवाब के जरिए कोई सुराग लगाना चाहता था, जिसमें मुझको मायूसी हुई। लड़की के दिल में शाह के खिलाफ बहुत नफरत थी। ऐसा लगता था जैसे वो इस कोशिश में है कि शाह को गिरफ्तार करा दे। उसको तो जैसे मालूम ही नहीं था कि मैं किस सिलसिले में उससे पूछगछ कर रहा हूँ। मुझको ये शक भी हुआ कि इसको शायद ये भी पता नहीं कि वो कहाँ बैठी हुई है और किसके साथ बात कर रही है। मुझको ये समझने में थोड़ा और वक्त लग गया कि ये लड़की ज़हनी लिहाज से नॉर्मल नहीं रही। मैं इसकी वजह आपको पहले ही बता देता हूँ कि वो नॉर्मल क्यों नहीं थी। 3-4 साल की उम्र की थी तो उसका बाप मर गया। लड़कियाँ बापों को ज़्यादा चाहती हैं। इस लड़की को एक तो सदमा पहुंचा और दूसरा सदमा ये कि उसको अपने प्यारे बाप की जगह एक जालिम बाप मिल गया, जो उसको भी मारता था और उसकी माँ को भी। प्यार और शफकत की जगह उसको जुल्म और तशद्दुद मिला। फिर उसने इस घर में शराब नोशी और बदकारी देखी, जो इस जगह का यानी शाह की हवेली का दस्तूर था। आप खुद समझ सकते हैं कि इन हालात में पले हुए बच्चे शफकत और प्यार से महरूम हो जाते हैं, और उनको जिससे भी प्यार मिल जाए, खा वो झूठा ही हो, वो उसी के होकर रह जाते हैं। इस लड़की को मंसूर अच्छा लगा तो उसने उसी को प्यार का बुत बना लिया। मैंने उससे पूछा था कि मंसूर उसको क्यों अच्छा लगता था। वो जब रात को हीर गाया करता था तो उसकी आवाज़ मेरे घर तक पहुंचा करती थी। उसने कहा था, मेरा दिल इस तरह बेकाबू होता था जैसे मंसूर मुझको बुला रहा है। इस जज्बाती हालत में वो तड़पती और रोती थी। उसने मुझको आगे जो बयान दिया वो मुख्तसर तौर पर इस तरह था कि अगर शाह ने उसको घर में बंद कर लिया। कुछ और सवाल के जवाब के बाद उस लड़की ने एक और बात बता दी। वो ये थी कि कुछ दिनों से वो किसी बच्चे या किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनती थी, जो किसी कमरे में से आती थी। घर में कोई बच्चा नहीं था। उसकी माँ भी उसके सामने मौजूद होती थी। यह आवाज़ शाह की दूसरी बीवी की हो सकती थी। एक रात उसकी माँ सो गई थी और वो जाग रही थी। उसको फिर रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो अपने कमरे से निकल गई और बरामदे में से होती हुई एक कमरे के पास जाकर रुकी। आवाज़ इसी कमरे में थी। वो कमरे के पहलू में गई। वहाँ खिड़की थी जो जरा सी खुली हुई थी। उसने देखा कि 11-12 साल का एक बच्चा रो रहा है और एक आदमी उसको डरा रहा है। कमरे में लालटेन जल रही थी। बच्चा कुछ कहता भी था? मैंने पूछा। या सिर्फ रोता था? वो कुछ कहता भी था, लड़की ने जवाब दिया। मालूम नहीं वो उर्दू बोलता था या क्या ज़बान बोलता था। हमारी तरह पंजाबी ज़बान नहीं बोलता था? नहीं, उसने जवाब दिया। वो बड़ा खूबसूरत लड़का है और उसका रंग गोरा है। मैंने और कुछ न सुना। मैं स्प्रिंग की तरह उछला और बाहर निकलकर जरगुल को आवाज़ दी। उसके साथ ही मैंने एक हेड कांस्टेबल को बुलाया और उसको कहा कि शाह को फौरन ले आओ। मैं शाह को किसी पूछगछ के बगैर हवालात में बंद करना चाहता था। अब किसी शक की गुंजाइश नहीं रही थी। हमारा मुल्जिम शाह था। जनाब, वो तो चले गए हैं, हेड कांस्टेबल ने कहा। कहाँ चला गया है? इस औरत को आपके हवाले करके शाहजी बड़े गुस्से में बोलते रहे थे, हेड कांस्टेबल ने कहा। फिर वो बाहर निकल गए। वो घोड़ी पर आए थे। औरत दूसरे घोड़े पर सवार थी। शाहजी अपनी घोड़ी पर सवार हुए और चले गए। जरगुला। जो ही जरगुल मेरे पास आया तो मैंने बहुत तेज तेज बोलते हुए कहा, तुम्हारा बच्चा मिल गया है, फौरन छापे का बंदोबस्त करो, 1 मिनट ना लगाओ। गांव 3 मील से जरा दूर था। हम घोड़ों और एक टांगे के जरिए वक्त जाया किए बगैर पहुंचे। फिर भी 1 घंटा गुजर चुका था। शाह के घर इस तरह दाखिल हुए जैसे ये चोरों का अड्डा हो। सीधे अंदर गए। शाह ने वाही तबाही बकनी शुरू कर दी।
मैं उसको एहतराम से बाहर लाकर कांस्टेबलों के हवाले करना चाहता था, लेकिन जरगुल का दिमाग इतना खराब हो गया था कि उसने शाह को गिरेबान से पकड़ा और आगे घसीट कर उसकी गर्दन पर मुक्का मारा और इस तरह उसकी थोड़ी सी मरम्मत करके पूछा कि लड़का कहाँ है। कौन सा लड़का? शाह ने पूछा। यहाँ कोई लड़का नहीं है, तलाशी ले लो, तुम पर इस गद्दी की ऐसी लानत पड़ेगी। जरगुल के एक जोरदार थप्पड़ ने शाह को आगे बोलने न दिया। दोनों हेड कांस्टेबलों ने तलाशी और छापे के दस्तूर के मुताबिक इस हवेली में जितने अफराद थे उन सबको एक जगह इकट्ठा कर लिया था। 2 औरतें थीं और 2 आदमी थे। ये आदमी मुलाजिम टाइप लगते थे। मैंने इन दोनों आदमियों को अलग कर लिया और उनको कहा कि वो बता दें कि बच्चा कहाँ है, वरना उनकी हड्डियां यहाँ भी टूटेंगी और फिर थाने में मरम्मत होगी और इसके बाद 10 साल कैद सुना दी जाएगी। दोनों ने इनकार किया। मकान की तलाशी ली गई। मैंने इस मजलूम लड़की से उस कमरे का मेले वकूफ़ मालूम कर लिया था जिसमें वो कहती थी कि बच्चा देखा है। उस कमरे में बच्चा नहीं था। बच्चा किसी भी कमरे में नहीं था। मैंने शाह को एक तरफ किया। शाह जी, मैंने उसको कहा, क्यों इतनी बेइज्जती कराते हो? अंग्रेज़ों के कानून में तुम्हारी गद्दी की कोई हैसियत नहीं। ये गद्दी ख़त्म हो जाएगी। तुम चाहते क्या हो? उसने बड़े गुस्से में पूछा। क्या ढूंढते हो मेरे घर में? सब इंस्पेक्टर जरगुल का बच्चा, मैंने कहा। यहाँ किसी जरगुल का बच्चा नहीं है, उसने मुकम्मल ढीठपन से जवाब दिया। मिलता है तो ढूंढ लो। बहुत अच्छा शाह जी, मैंने कहा और उसको कांस्टेबलों के हवाले करके कहा कि हथकड़ी लगा लो। जिस तरह इसको हथकड़ी लगाई गई वो आप यूं समझें जैसे मस्त भैंसे के गले में रस्सा डाला जाता है। मैंने उन 2 आदमियों में से एक को गिरेबान से पकड़ा और सहन में लाकर उसके मुंह पर एक मुक्का मारा तो वो पीछे जा पड़ा। जरगुल दौड़ा आया। उसने उसकी एक टांग टखने से पकड़कर उठा ली, दूसरी टांग मैंने पकड़ ली। वो पीठ के बल पड़ा हुआ था। हमने उसकी टांगें ऊपर करके इस तरह अपनी अपनी तरफ खींची जिस तरह रेलवे स्टेशन पर कांटे बदलने वाला कांटा बदलता है। वो शख्स चीखने और चिल्लाने लगा। हम उसकी टांगें इसी तरह इधर उधर खींच रहे थे जैसे इसको चीर कर इसके जिस्म के 2 हिस्से कर देंगे। हेड कांस्टेबल को बुलाकर कहा कि दूसरे आदमी की भी जरा खातिर करो। अब दोनों इस कदर चीख पुकार कर रहे थे जिसको सिर्फ पुलिस के आदमी ही बर्दाश्त कर सकते हैं। कोई दूसरा आदमी सिर्फ सुन भी ले तो वो डरकर इकबाल जुर्म कर ले। इनमें से एक ने हाथ जोड़ दिए और कहने लगा कि वो बताएगा। उसने साफ अल्फाज में बता दिए कि लड़का इस कमरे में बंद रहा है और आज शाह जब लड़की को थाने छोड़कर आया तो उसने लड़के को कंबल में लपेटकर इन दोनों आदमियों को कहा कि इसको फला गांव में छोड़ आओ। उसने गांव की निशानदेही की। ये गांव कुल 5-6 घरों का ही था जो 1 मील भी दूर नहीं था। मैंने और जरगुल ने अपने 2-3 कांस्टेबलों को लेकर उस आदमी के साथ उस गांव की तरफ चले गए। एक आदमी गांव के बाहर खड़ा था। उसने हमको दूर से देखा तो एक तरफ को दौड़ पड़ा। वो गांव के अंदर ना गया बल्कि किसी दूसरी तरफ जा रहा था। उसके भागने से हम यही समझ सकते थे कि ये मुलजिम है, वरना भागने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैंने घोड़े को एड़ लगाई और घोड़ा उसके पीछे डाल दिया। वो पापी आदमी कितना तेज दौड़ सकता था। मैंने उसको ज़्यादा दूर जाने ही ना दिया। मैंने जब घोड़े से उतरकर उसको पकड़ा तो वो हाथ जोड़कर मिन्नतें करने लगा। उसका जिस्म खौफ से कांप रहा था। मैंने उससे पूछा कि वो क्यों भागा है। जनाब, मैं बेकसूर हूँ, उसने कांपते हुए कहा। शाहजी ने हुक्म दिया था कि इस लड़के को 2 दिन अपने घर में रखो। लड़का कहाँ है? मेरे घर में है जनाब, उसने जवाब दिया। मैं जब उसको साथ लेकर उसके घर पहुंचा तो लड़का जरगुल के गले लगा हुआ था। उसको उन लोगों ने देहाती किस्म के कपड़े पहनाए हुए थे। उसको इस हालत में अगवा किया गया था कि उसके कपड़े उतरे हुए थे। गांव के 2 आदमियों को बच्चे की बरामदगी का गवाह बनाया, बयान लिखकर उनको पढ़कर सुनाए और उनके अंगूठे लगवा लिए। फिर इन 2 आदमियों को और शाह को साथ लेकर हम थाने में आ गए। थोड़ी देर बाद थाने के अहाते के बाहर शाह के मुरीदों का हिजूम इकट्ठा हो गया। वो खामोशी से खड़े थे। उनमें दंगा फसाद करने या एहतजाजी मुजाहरा करने की जुर्रत नहीं थी। हम चाहते थे कि शाह इकबाल जुर्म कर ले, लेकिन वो बड़ी ढीठ मट्टी का बना हुआ था। मैं ज़रूरी नहीं समझता था कि वो इकबाल जुर्म करे। मुकदमे की मजबूती के वास्ते मेरे पास और जरिए मौजूद थे, लेकिन जरगुल इस कदर गुस्से में था कि उसके बस में होता तो शाह की गर्दन पर छुरी फेर देता। महबूब खाना, उसने मुझको कहा, तुम अब बाकी काम मुझ पर छोड़ दो और मुझको करने दो। उसने पहला काम ये किया कि शाह को एक कमरे में ले गया और ईज़ा रसानी का अमल शुरू कर दिया। मैं मुतालिका आदमियों से जो अब मुलजिम थे इकबाली बयान ले रहा था। एक और आदमी की निशानदेही हुई जो थाने वाले गांव में ही रहता था। मैंने उसकी गिरफ्तारी के वास्ते एएसआई को भेज दिया। मैं जब तकरीबन 2 घंटे बाद देखने गया कि जरगुल क्या कर रहा है
तो शाह को बेहोशी की हालत में पाया। जरगुल ने उसको ऐसी ऐसी ईजाएं दी थी जिसको शाह जैसा मजबूत आदमी भी ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सका। बच्चा तो मिल गया था, हमने मंसूर के कातिल को भी पकड़ना था। कातिल शाह के सिवा और कोई नहीं हो सकता था। उसने कत्ल खुद तो नहीं किया होगा, अपने किसी आदमी से ही करवाया होगा। जरगुल ने रात को भी शाह की इज्जत रसानी जारी रखी। वो होश में आता था तो जरगुल अपने जालिमाना अमल शुरू कर देता था। अगले दिन दोपहर के बाद शाह ने नीम कशी की हालत में कत्ल का इकबाल कर लिया। इसी हालत में उसने बताया कि जरगुल के बेटे को उसने इस मतलब से अगवा कराया था कि उसको डराएगा कि उसके बच्चे को चुड़ैल उठाकर ले गई है और वो बच्चा इस शर्त पर वापस करेगी कि वो तफ्तीश बंद कर दे। लेकिन उसकी स्कीम नाकाम हो गई। मैंने इन खतरों की सोच ली थी जो अदालत में पेश आया करते हैं। मैंने शाह को देख लिया था कि ये शख्स बड़े मजबूत पत्थर का बना हुआ है और अगर इसने इकबाली बयान ज़ेर दफ़ा 164 के तहत मजिस्ट्रेट को भी कलमबंद करा दिया तो भी ये शख्स सेशन कोर्ट में जाकर मुनहरिफ हो जाएगा। मैंने जरगुल को बहुत मुश्किल से समझाया कि अब इसको छोड़ दो, कहीं ऐसा ना हो कि ये मर जाए या इसको ऐसा नुकसान पहुंच जाए जो अदालत में साबित हो जाए कि ये ईजा रसानी का नतीजा है। मैंने जरगुल को बताया कि उसने अगर किसी से कत्ल करवाया है तो भी मैं ये साबित कर दूंगा कि कत्ल उसने अपने हाथ से किया है। बस मैं यही चाहता हूँ। जरगुल ने कहा, मैं इस शख्स को जिंदा नहीं देखना चाहता। 5-6 घंटों के अंदर अंदर सारी वारदात हमारे सामने आ गई। जिसने मंसूर का गला दबाया था उसने इकबाल कर लिया था। मैंने उसको कहा कि वो अपना बयान दे कि गला शाह ने दबाया था और उस शख्स ने खुद मंसूर को पकड़ कर रखा था। इस शख्स को मैंने ये बयान देने के सिले में ये इनाम दिया कि उसको वादा माफ गवाह बना लिया। दूसरे मुलजिमों को ये वादे दिए कि उनको बरी करा दूंगा या बहुत थोड़ी सजा दिलाऊंगा। शर्त यह है कि वो हमारे बताए हुए बयान दें। हमने देख लिया था कि इतने घिनौने और संगीन जुर्म करने वाला और कराने वाला शाह है। हम उसको माफ नहीं कर सकते थे। कानून की पाबंदियां तो कुछ और कहती थी, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर पसमानदा जहन के सीधे साधे इन देहाती लोगों को बेगुनाह समझता था। इस किस्म के शाह देहातियों को अपने असर में लाकर बदकारी करते हैं और उनको आलायकार बनाते हैं। ये 2 जुर्म जिस वजह से किए गए थे वो मैंने बयान कर दी है। शाह ने मंसूर को एक ऐसे जुर्म की वजह से सज़ा दी थी कि वो बागी हो गया था उससे। दूसरी वजह यह थी कि उसने शाह की बेइज्जती की थी और तीसरी वजह यह कि उसको शक था कि उसने उसकी लड़की के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ रखा हुआ था। मैंने कहानी इस तरह शुरू की थी कि मुसलमान का दिमाग कुदरती तौर पर साइंसी है और इजाद की तरफ जाता है, लेकिन हमारी कौम की बदकिस्मती यह है कि उसको शाह जैसे पीरों की लीडरी मिल गई जो सारी कौम को बदी की तरफ ले जा रहे हैं। गौर करें कि कत्ल का क्या तरीका इख्तियार किया गया। छोटा सा एक बकरा नंबरदार के घर ज़िबह किया गया और ये बताया गया कि नंबरदार ने सदका दिया है। कलेजी घर में रखी गई जिसका एक टुकड़ा मंसूर को कत्ल करके उसके मुंह में ठूस दिया गया। मैं आपको ये भी बता दूं कि उस ज़माने में देहात में बकरे का गोश्त नहीं मिलता था, इस वजह से एक बकरा ज़ुबह किया गया। इससे ये साबित हुआ कि नंबरदार भी इस जुर्म में शामिल था। इसके जिन 2 आदमियों ने उसके बयान की तस्दीक की थी उन्होंने नंबरदार और शाह के बताए हुए बयान थाने में दे दिए थे। जुर्म की सज़ा से कोई बच नहीं सकता। दुनिया का कानून सज़ा न दे तो खुदा का कानून किसी न किसी तरह पकड़ लेता है। इन लोगों से गलती ये हुई कि मुझको ये बयान दिया कि मंसूर शाह के पास तावीज़ लेने के वास्ते जाया करता था। उन्होंने ये ना सोचा कि दूसरी तरफ ये साबित हो जाएगा कि शाह और मंसूर की आपस में दुश्मनी है। इसी झूठ पर मुझको सही रास्ता मिला था। बच्चे के अगवा की वजह भी मैंने बयान कर दी है। इन लोगों ने देख लिया था कि बच्चा नदी में नहाने के वास्ते जाता रहता है। शाह के कहने पर आपके वालिद साहब की कोई ज़ाती दुश्मनी? मैं उसका जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकता। उसने जवाब दिया, हमारे वालिद साहब रंगीन मिजाज आदमी थे। आपने उनकी बीवी देख ली है। इस उम्र में आकर उन्होंने इतनी जवान लड़की के साथ ब्याह रचाया है। इसके अलावा इनकी रंगीनियाँ क्या हैं, क्या ये बताना ज़रूरी है? उसने पूछा, अगर आप समझते हैं कि आपके वालिद साहब कत्ल हुए हैं तो आपको वो सब कुछ बताना पड़ेगा जो आप जानते हैं। मैंने कहा, बच्चे के अगवा की वजह भी मैंने बयान कर दी है। इन लोगों ने देख लिया था कि बच्चा नदी में नहाने के वास्ते जाता रहता है। शाह के 2 आदमी मौका देखते रहे और एक रोज़ उनको मौका मिल गया। बदकिस्मती से बच्चा नदी पर उस तरफ चला गया था जिधर घास और सरकंडे ऊंचे थे। इन 2 आदमियों ने उसको पकड़ लिया और बोरी में डाल लिया।
वो बोरी एक गधे पर लाद कर ले गए। शाह ने अपनी जान मजीद इधर आसानी से बचाने के लिए इकबाली बयान दे दिया और मजिस्ट्रेट के पास जाकर भी कलम बंद करा दिया। लेकिन सेशन कोर्ट में जाकर वो इकबाली बयान से मुनहरिफ हो गया और उसने कहा कि उसको बहुत ज़्यादा अजियतें दे देकर बेहोशी की हालत में बयान लिया गया है। उसके पास रुपए पैसे की कमी नहीं थी। उसने एक बहुत ही लायक हिंदू वकील किया था, लेकिन मैंने एक ऐसे मुलजिम को माफ गवाह बना लिया था जो कत्ल और अगवा के दोनों जुराइम में शामिल था। मुलजिमों से ही मैंने ऐसे बयान दिलवा दिए थे जिन्होंने हिंदू वकील की काबिलियत को बेकार कर दिया। कातिल शाह को करार दे दिया गया और उसको सजाए मौत मिली, जो अपील में उम्र कैद में तब्दील हो गई। बाकी मुलजिमों को भी 2-2, 4-4 साल की सजाएं मिली। इनमें ज़्यादा सज़ा नंबरदार को दी गई। वजह ये लिखी गई कि वो सरकारी आदमी था और उसने अपनी सरकारी हैसियत का गलत इस्तेमाल किया है।